अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th की जो फिज़िक्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है फोर्स एंड मोशन, उसका टॉप आर्टिकल 2.3 है। उसका जो दूसरा पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, उसको पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्केलर प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टूडेंट समझने से पहले आप लोगों को यूनिट वेक्टर का पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर को अच्छे से समझ के आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की अच्छी समझ आएगी। यूनिट वेक्टर आपकी बुक पे नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। और यूनिट वेक्टर वाला काफ़ी सारा जो सिलेबस है ये न्यू बुक का, उन्होंने उठा के ना टेंथ क्लास की बुक में ऐड कर दिया है। ठीक है, इसलिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने से पहले यूनिट वेक्टर का पता होना चाहिए। स्टूडेंट, हम लोगों ने देखना है कि व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, वो किसके इक्वल होता है? वेक्टर ए अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है, और ये जो है ए हैट है, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोगों को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास वेक्टर ए ओवर उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो, क्योंकि ये ए का वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के साथ डिवाइड करना होगा, जो कि यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो कैसे? अब देखिए, हम लोगों ने अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया तो हम लोगों को वेक्टर ए और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसका भी मैग्नीट्यूड लेना होगा। लेकिन ये तो पहले से मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग नहीं ले सकते। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास ये वेक्टर ए है, हम लोगों उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो ए होगा। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो ए ओवर ए आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास इस तरह 1 आ गया। यूनिट वेक्टर को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में देखें। अब देखिए, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला टॉपिक हम लोगों ने पहले पढ़ा है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ये हमारे पास वेक्टर ए है। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए है। जब हम लोग इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करते हैं तो इसकी डायरेक्शन अलोंग दी एक्स एक्सिस वो होती है ए एक्स। ठीक है, ए एक्स वेक्टर। और अगर हम लोग इसको वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो ड्रॉ करते हैं तो इसकी डायरेक्शन होती है ए वाई। यानी कि वेक्टर ए जो है हमारे पास, फिर वो आ गया वेक्टर ए हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, अब देखें, अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखें, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? आप लोगों ने पढ़ा है कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। ठीक है, ये ए जो है वो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी जो है ये वाला बी जो है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और कोस थीटा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल है। तो अब देखेंगे, हम लोग यूनिट वेक्टर की केस में देखें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है कि 1 होता है। तो ये जो आई यूनिट वेक्टर है वो ए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बी आई और जे यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड जो है 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड होता है जो होगा वो भी 1 होगा।
ठीक है। तो हमारे पास कोस थीटा यहाँ पर अब देखिए अगर 90 के इक्वल है, इसके साथ हमारे पास कोस थीटा आ गया। कोस थीटा अब देखिए यहाँ पर अगर 90 के इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोस 90 हमारे पास जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आई यूनिट वेक्टर और डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0 होंगे। इस तरह हमारे पास जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर वो भी 0 के इक्वल होंगे, और के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर वो भी 0 के इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में उनकी 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है, वो 3 एक्सिस के अलोंग जो है वो रहते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जी एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो वेक्टर्स हैं, उनकी 3 डायरेक्शंस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक होती है वाई एक्सिस के अलोंग, एक होती है जी एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये हमारे पास ये जो वेक्टर ए है। अब देखें वेक्टर ए जो है हमारे पास अब किसके इक्वल हो गया, ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस ए जी। अगर हम वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये जो हमारे पास ये ए एक्स ए वाई एंड जी, ठीक है। अगर हम हमारे पास ये जो वेक्टर ए एक्स है उसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये ए एक्स आई यूनिट वेक्टर बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग की जो डायरेक्शन होती है उसको जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो आई यूनिट वेक्टर होता है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग की डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो जे यूनिट वेक्टर होता है। इसलिए ये हमारे पास ए वाई वेक्टर जो होगा वो ए वाई जे यूनिट वेक्टर में आ जाएगा, और ये जो ए जी वेक्टर है हमारे पास वो जी एक्सिस के लॉन्ग है, तो हमारे पास जी एक्सिस के लॉन्ग की जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर होता है वो होता है के। तो हमारे पास ए जी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए जी के यूनिट वेक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इस तरह जो वेक्टर ए होगा वो हमारे वेक्टर ए का ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो इन सब चीज़ों के अलोंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यूनिट वेक्टर की समझ आ गई है। तो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट को शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में जो हमारे पास सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट की, या प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब कि हमारे पास ए वेक्टर ए और वेक्टर बी इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के रिजल्ट से सेम होगा, यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर ए का जो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वही आएगा जो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने की वजह से आया। इनका जो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि इररेलेवेंट होता है। इसका मतलब क्या, हमारे पास यानी कि ऑर्डर जो भी हो रिजल्ट हमारे पास सेम ही आता है। यानी कि अगर हम 2 × 3 लिखें और 3 × 2 लिखें तो हमारे पास 3 × 2 सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी 6 आया, यहाँ पर भी 6 आया। तो यानी कि जो ऑर्डर है वो तो ये रेलिवेंट है, यानी कि जिस ऑर्डर में भी लिख लें रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अब देखिए हमारे पास ये वेक्टर ए है और उसका जो डॉट प्रोडक्ट लिया वेक्टर बी से, तो हमारे पास ए डॉट ए बी कोस थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, ए बी कोस थीटा, और ए बी कोस थीटा को हम लोग बी ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट आया वो बी इंटू ए कोस थीटा के इक्वल आया। ठीक है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का जो प्रोडक्ट होता है वो बी इंटू ए कोस थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह हमारे पास जो ए डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी स्केलर प्रोडक्ट की। दूसरी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट की कि हमारे पास जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, ठीक है,
अब हमारे पास उनका हम लोग स्केलर प्रोडक्ट लें तो पहली जो चीज़ है हमारे पास जो थीटा होता है वह 90 डिग्री का होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए वजह से उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वह ज़ीरो होगा, क्योंकि ए डॉट वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो हमारे पास ए बी कोस थीटा के इक्वल हुआ, और थीटा जब दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है। थीटा 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ज़ीरो होती है, इसलिए हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ए बी कॉस 90 की इक्वल हो, और कॉस 90 हमारे पास जो है वो ज़ीरो की इक्वल आ गया। तो जब ये ज़ीरो ए बी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो भी ज़ीरो आ गया। चीज़ अगर हम लोग यूनिट वेक्टर के केस में लिखें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप देखें हमारे इस तरह हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है जो कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर है जो जे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी अब देखें यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, इसलिए जो आई यूनिट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है 1 आ गया, जे यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 आ गया। तो कोस 90 डिग्री हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आया जब थीटा 90 के इक्वल हुआ तो वो ज़ीरो हुआ। इसी तरह हमारे पास जो जे यूनिट वेक्टर और डॉट के यूनिट वेक्टर वो भी ज़ीरो के इक्वल होंगे, के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर वो भी ज़ीरो के इक्वल होंगे। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट्स का वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। जब हमारे पास जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं अगर वो पैरेलल हैं, जब हम लोग उनका स्केलर प्रोडक्ट लें तो वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आते हैं। फॉर पैरेलल वेक्टर्स आपको पता है कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके लिए जो थीटा होता है वो 0 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखें पैरेलल वेक्टर कौन से हैं कि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब देखें आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, मैट्रिक में भी पढ़ा है कि जब दो लाइंस पैरेलल हों तो थीटा जो है वो 0 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, थीटा जो है वो 0 डिग्री के इक्वल हो गया तो हमारे पास जो ए यूनिट वेक्टर है जब और अगर वो पैरेलल है, अब हमारे पास ये वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के पैरेलल है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ए बी कोस थीटा होगा, और इसमें जो कोस थीटा जो है वो 0 डिग्री की इक्वल है तो कोस 0 जो है वो 1 की इक्वल हुआ। तो हमारे पास जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो अपने मैग्नीट्यूड के ही इक्वल आ जाएंगे, यानी कि ये जो हमारे पास ए है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये जो बी है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सिमिलर चीज़ हम देखें कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स है जब हम लोग उनका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास उनका नेगेटिव आता है, यानी कि वो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आता है जब हम लोग दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स, आपको पता है कि एक अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरफ है तो वेक्टर बी की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, तो यानी कि ये दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे एंटी पैरेलल हैं, तो इसके लिए जो थीटा है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इस वजह से वो नेगेटिव होता है। हमारे पास वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी है जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। जब हम लोगों ने इनका जो प्रोडक्ट है वो इनके मैग्नीट्यूड और के इक्वल होगा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये जो ए है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। कोस थीटा आ गया हमारे पास, थीटा जब दो पैरेलल वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, इस वजह से जो थीटा है वो 180 डिग्री की इक्वल होगा। जब कोस 180 डिग्री जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इनके मैग्नीट्यूड और -1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो दो वेक्टर्स जो होते हैं जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो
ए और बी होता है, लेकिन जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है जब ये पैरेलल होते हैं। लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इनके नेगेटिव मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, क्योंकि उसमें थीटा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम लोग जो वेक्टर हैं उनका सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लें, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर ए है उसका और उसका वेक्टर ए से ही प्रोडक्ट ले लें तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, द सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम लोग किसी भी वेक्टर का स्केयर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके लिए थीटा हमारे पास 0 के इक्वल होता है। अब देखिए ये वेक्टर ए है, उसका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लिया हम लोगों ने वेक्टर ए से, तो ये वाला ए इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया, ये वाला ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया कोस 0 डिग्री। कोस थीटा हमारे पास कोस 0 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि थीटा हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल है। तो अब देखें ये वाली चीज़ जो है हमारे पास कोस थीटा है, तो थीटा हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर दिया। ठीक है, तो कोस 0 जो है हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर ए उसका डॉट प्रोडक्ट लिया वेक्टर बी से, तो हमारे पास डबल ए और ये 1 ये चीज़ें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए और ए के इक्वल हो गया। तो ए और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली बात जो सच होगी कि जो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए का वो किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट है इससे हमें इस पॉइंट से हमें यानी इस टॉपिक से या इस करैक्टरिस्टिक से हमें एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछ लेते हैं पेपर में, जो जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए स्क्वायर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारे पास ए स्क्वायर के इक्वल है, हम लोग इसको ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट जब हम लोग लेते हैं तो ये इसके ऊपर 2 है और 2 की पावर से स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की इक्वल आया। ठीक है, तो अक्सर पेपर में स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हुआ, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये इसके इक्वल भी हो सकता है। यानी कि देखें ये हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ही है, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए के इक्वल भी आ सकता है। अक्सर देखें अब हम लोगों से ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो अगर ए जो है ये मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का, तो वो क्या किसके इक्वल होगा। तो जब हमारे पास ये वाला एमसीक्यूज आता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा भी नहीं, तो लेकिन इस तरह का अगर एमसीक्यूज आ जाए तो उसका ये आंसर ठीक होता है। अब यूनिट वेक्टर के केस में देख लें हम लोग, अब यूनिट वेक्टर सेल्फ स्केयर प्रोडक्ट है, तो यूनिट वेक्टर का हम लोग सेल्फ स्केयर प्रोडक्ट लिया आई यूनिट वेक्टर से, यानी कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लिया, तो आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 फिर ऐसा यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1, तो कॉस थीटा आ गया, थीटा जो 0 डिग्री की इक्वल है, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 1 आ गया, क्योंकि कॉस से 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। इसी सेम हमारे पास जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर वो भी 1 की इक्वल है, और के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर वो भी 1 की इक्वल है। जो हमारे पास फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट लिखें, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म तक जो है एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, उन्होंने ऊपर लिख दिया कि शो दैट, और नीचे हमारे पास ये वाली इक्वेशन सी लिख दी, तो हम लोगों को इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसको पूरा एक्सप्लेन करने का तरीका मैं आपको अभी बता देती हूँ। उसको हम लोग पूरी तरह डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के लिखेंगे ताकि हमें जो है वो अच्छे मार्क्स मिलें। ठीक है, तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो ऐसे होता है। अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ जाए कि शो दैट के वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी जो है वो इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ये वेक्टर
ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ना, ये ए एक्स और बी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस ए वाई बी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस और प्लस ए जी और बी जी अलॉन्ग जी एक्सिस। तो चले हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए अलग से कि शो करें कि शो दैट, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अगर शो दैट लिखा हुआ हो ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के और उनके जो इक्वल हैं, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के इक्वल हैं, अगर हमारे पास उन इक्वेशन के ऊपर शो दैट का कुछ अल्फाज लिखे हों शो दैट के, तो आप उसको फिर इस तरह पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाए कि करेक्टरिस्टिक्स लिखें, तो हम लोग फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब देखें जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए वो उसके अब हम लोग यूनिट फैक्टर लिखने लगे हैं कि वेक्टर ए जो है वो ए एक्स आई यूनिट फैक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट फैक्टर प्लस ए जी जे के यूनिट फैक्टर की इक्वल है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स में जो जो चीज़ें हैं वो 3 एक्सिस के लॉन्ग जो है वो मूव करती हैं, यानी कि 3 डायमेंशंस होती हैं। अब देखिए हमारे पास जो वेक्टर ए है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने ड्रा किया, तो हमारे पास ए एक्स वेक्टर आ गया। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोगों ने वाई को ए वेक्टर को ड्रॉ किया, तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो ए एक्स वेक्टर आ गई। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है इसकी डायरेक्शन हमारे पास ए वाई वेक्टर आ गई। फिर जी एक्सिस के लॉन्ग जो है हमारे पास वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो ए जी वेक्टर आ गई, यानी कि हमारे पास जो वेक्टर ए है, फिर हमारे पास जो वेक्टर ए है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर फिर प्लस ए जी वेक्टर के इक्वल हो गया। अब हम लोगों ने अगर इसको यूनिट्स वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर की डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो आई यूनिट वेक्टर होता है, तो हमारे पास ये ए एक्स आई यूनिट वेक्टर बन जाएगा। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो होता है वाई यूनिट जे यूनिट वेक्टर, तो प्लस ये ए वाई हमारे पास ए जे यूनिट वेक्टर ए वाई जे यूनिट वेक्टर बन जाएगा। फिर जी एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर जी एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो होता है के यूनिट वेक्टर, तो ए जी के यूनिट वेक्टर हमारे पास ए जी वेक्टर बन जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर ए वाई जे यूनिट वेक्टर ए जी के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर हम बी वेक्टर की बात करें तो अगर हमारे पास यानी कि हमारे पास ये वेक्टर ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, अगर हमारे पास यहाँ पर वेक्टर बी है, अगर हम लोगों ने इसको एक्सेस किसका लॉन्ग ड्रॉ किया है तो इसकी जो तो वेक्टर आएगा हमारे पास बी एक्स वेक्टर आ जाएगा। वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ किया तो बी वाई, जी एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ किया तो बी जी, ठीक है। तो बी वाई हमारे पास फिर किसकी इक्वल आ गया, बी वेक्टर हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, बी एक्स वेक्टर बी वाई वेक्टर बी जी वेक्टर, ठीक है। हमारे पास ये जो बी वाई वेक्टर है बी एक्स बी वाई और बी जी वेक्टर है, अगर हम लोग इसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो बी वेक्टर हमारे पास अगर हमारे पास ये जो बी एक्स है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिट वेक्टर जो कि वेक्टर की एक्स एक्सिस के लॉन्ग की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो होता है आई यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पर बी एक्स आई यूनिट वेक्टर आ गया। जो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर की वाई एक्सिस के लॉन्ग की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास बी वाई जे यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। हमारे पास जो के यूनिट वेक्टर होता है वह वेक्टर की जी एक्सिस के लॉन्ग की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हमारे पास बी जी के यूनिट वेक्टर आ गया। तो इसलिए यहाँ पर जो है बी इज इक्वल टू बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर आ गया। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लें वेक्टर ए और वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, तो हम लोगों ने वेक्टर ए और वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास जो वेक्टर ए है वो किसके इक्वल है, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर, और बी जो वेक्टर बी है वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अगर हम लोगों ने लिखा तो हमारे पास वो होगा बी एक्स आई यूनिट वेक्टर
प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर के। ठीक है, हम लोगों ने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग ये जो हमारे पास ए एक्स आई यूनिट वेक्टर है, फिर इसको पहले इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर हमारे पास जो ए वाई जे यूनिट वेक्टर है, इसको इस तीनों वेक्टर कंपोनेंट्स के साथ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर हमारे पास जो ए जी के यूनिट वेक्टर है, उसको इन तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को जब हम लोगों ने इन तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो पहले हमारे पास ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, और जब हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ए एक्स और बी एक्स बन गया, और आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया। फिर हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ए एक्स और बी वाई बन गया, तो आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया। फिर हम लोगों ने ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ए एक्स और बी एक्स और आई यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब हमारे पास है ए वाई जे यूनिट वेक्टर, हम लोगों ने इसको वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ए वाई और बी एक्स आ गया, और जे यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया। फिर हम लोगों ने ए वाई जे यूनिट वेक्टर को बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास ए वाई और बी वाई और जे यूनिट वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट आ गया। फिर हमारे पास ए वाई जे यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ए वाई बी जी और इंटू जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर के साथ जे यूनिट वेक्टर और डॉट के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब हमारे पास ए जी के यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने इन तीनों बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास ए जी के यूनिट वेक्टर को जब हमने बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ए जी और बी एक्स और के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर का जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ गया। फिर हम लोगों ने ए जी और के यूनिट वेक्टर को डॉट बी वाई जे यूनिट वेक्टर को साथ मल्टीप्लाई कराया, तो ए जी बी वाई आ गया हमारे पास, और के यूनिट वेक्टर और डॉट जे यूनिट वेक्टर का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आ गया। फिर हम लोगों ने ए जी के यूनिट वेक्टर को बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास ए जी बी जी और के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोगों ने ये जो यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स आए हैं उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। आई यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर की, आई यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, फिर के यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, फिर हमारे पास जो के यूनिट वेक्टर है डॉट के यूनिट वेक्टर की वैल्यूज़ पुट करनी है। इनकी वैल्यूज़ को समझने के लिए देखें, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, आई यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। इस तरह जे यूनिट वेक्टर को देखें, जे यूनिट वेक्टर का जो सेल्फ प्रोडक्ट है लें, जे यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट जे यूनिट वेक्टर से लें तो वो 1 के इक्वल होता है उसका मैग्नीट्यूड। जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें के यूनिट वेक्टर से तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 के इक्वल होता है। जे यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लें आई यूनिट वेक्टर से तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी 0 के इक्वल होता है। रह गया के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें के यूनिट वेक्टर से तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया आई यूनिट वेक्टर से, उसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल हो गया। के यूनिट वेक्टर का हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया जे यूनिट वेक्टर से, उसका जो डॉट प्रोडक्ट हुआ 0 के इक्वल हो गया। यानी कि अगर हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लें तो वो आई यूनिट 1 के इक्वल होता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, बाकी सब में 0 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसका मैग्नीट्यूड 1 था, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। फिर आई यूनिट वेक्टर का जब जे यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास 0 आया था, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। फिर आई यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लिया के यूनिट वेक्टर से तो वो 0 था, तो हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। इस तरह हमारे पास जो जे यूनिट वेक्टर है जब उसका डॉट प्रोडक्ट लिया आई यूनिट वेक्टर से तो वो 0 के इक्वल था। ठीक है, तो हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। फिर ए वाई बी वाई के केस में जे यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जे यूनिट वेक्टर से
तो वो 1 के इक्वल आया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। फिर हम लोगों ने जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो 0 के इक्वल आया, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। फिर के यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट था वो के यूनिट वेक्टर से लिया, तो वो हमारे पास 0 के इक्वल था, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने 0 पुट कर दिया। जब हम लोगों ने के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जे यूनिट वेक्टर से, तो वो 0 के इक्वल आया, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया। के यूनिट वेक्टर का जब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया के यूनिट वेक्टर से, तो वो 1 के इक्वल हो गया, इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखें ए एक्स और बी एक्स को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया 1 से, तो ए एक्स और बी एक्स के इक्वल आ गया। ए एक्स और बी वाई को हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया। ए एक्स बी सी को हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया। ए वाई और बी एक्स को जब हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो हमारे पास 0 आ गया। ए वाई और बी वाई को जब हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 1 आ गया। ए वाई और बी जी को जब हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया। ए जी और बी एक्स को जब हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया। ए जी और बी वाई को जब हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया। ए जी और बी जी को जब हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो ए जी और बी जी आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो वैक्टर ए और वैक्टर बी का जो इसलिए जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास ए एक्स बी एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई बी ए वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑन वाई एक्सिस, ए जी और बी जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑन जी एक्सिस प्रूव हो गया। तो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो हमारे पास वो इक्वल होता है ए एक्स और बी एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑन एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, फिर हमारे पास ए वाई बी वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑन वाई एक्सिस, फिर हमारे पास ए जी बी जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑन जी एक्स अलोंग जी एक्सिस। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जब हम लोगों ने ए और बी वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट लिया तो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वो किसकी इक्वल आया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी और बी जी। स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे जो बी जी को लिखते हुए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, जी को बड़ा लिख देते हैं। अगर आप लोगों ने जी लिखना है बी और जी, तो आप लोगों ने ऐसे लिखना है एक प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वाले का जो हमारे पास लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट्स का, वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा। अब देखिए रेक्टेंगुलर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट लिया इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी के इक्वल आया। ठीक है, अब हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ए बी कोस थीटा के इक्वल भी आता है। ठीक है, तो हम लोग जो इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो वेक्टर और ए और बी का जो हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट लिया उसको हम लोग ए बी कोस थीटा के इक्वल रख सकते हैं। तो हमारे पास जो ए बी कोस थीटा यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो स्केलर प्रोडक्ट है वो उसके इक्वल आ गया। रेक्टेंगुलर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास वो ये वाला है, और जो हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ये वाला है। तो उसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में स्केलर प्रोडक्ट, तो हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी कोस थीटा है, वो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो स्केलर प्रोडक्ट लिया उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये जो हमारे पास ए बी है वो यानी कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल थीटा हम लोगों ने फाइंड करना है, तो थीटा इधर ही रह जाएगा। तो जो यहाँ पर कोस है ये दूसरी साइड पर जाके कोस इनवर्स बन जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल होगा दो वैक्टर्स के दरमियान वो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने जो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है वो फाइंड आउट कर लिया। आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट्स में उसकी जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वो स्केलर दो वेक्टर्स का जब स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल होते हैं तब
जो हमारे पास उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। जब वो एंटी पैरेलल होते हैं तब उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो उनके नेगेटिव मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। हमने पढ़ा कि जो दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो उसके स्केयर के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल, उसके मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है। फिर हम लोगों ने जो स्केलर प्रोडक्ट है रेक्टेंगुलर दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा। फिर हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।